हमारा आज का टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा आइसोटोप्स और हमने ये देखा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका डिफरेंट मास हो। In other words, I can say that atoms of same elements can have different masses और ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपने एक एग्जांपल कंसीडर करनी है नियोन की। मैं ये चाहता हूँ कि मैं नियोन के ये जानना चाहता हूँ कि कितने आइसोटोप्स हैं और हर एक की क्या अबंडेंस है। अबंडेंस से मुराद कि क्या परसेंटेज है, कितने एटम्स क्या मैस रखते हैं, या परसेंटेज कितने परसेंटेज ऑफ एटम्स क्या मैस रखते हैं। ये मेरा सिंपल गोल है। अगर मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं, आप अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने नियोन के एटम्स लिए हैं और इनकी तादाद 100,000 है। अब 100,000 इज़ माई फेवरेट वर्ड, तो यू विल कीप हेयरिंग दिस अगेन एंड अगेन। 1 लाख एटम्स हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनमें से कितने एटम्स का मैस M1 है, कितने एटम्स का मैस M2 है और कितने एटम्स का मैस M3 है। दिस इज़ माई गोल। और अगर मैं इसे और आसान कर दूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इन एटम्स को इनके मैसेस की बेस पे सेपरेट कर दूं, इनके मैसेस की बेस पे सेपरेट करूं। और अगर मैं इससे भी ज़्यादा आसान अल्फाज में कहूं तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर मेरे 100,000 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 1 लाख स्टूडेंट हैं। अब ओब्वियसली एक क्लास में तो 1 लाख स्टूडेंट नहीं हो सकते। आप ये इमेजिन कीजिए कि मेरी ऐप में मेरे स्टूडेंट 1 लाख हैं और मैं इनका टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं 20%, कुछ के आते हैं 30% और कुछ के 40%। तो इमेजिन कि हाउ बैड टीचर आई एम, माई स्टूडेंट्स आर गेटिंग ओनली 20, 30 and 40%। नॉट बिकॉज स्टूडेंट्स आर बैड, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट मेकर। तो यू कैन थिंक ऑफ दैट वे। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट हैं और मैंने उनका टेस्ट लिया। कुछ के मार्क्स आए 20%, कुछ के 30%, कुछ के 40%। तो मैं कहता हूँ वो सारे स्टूडेंट जिनके 20% मार्क्स आए हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, जिनके 30% आए हैं वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं और जिनके 40% आए हैं वो तीसरी लाइन में जाके खड़े हो जाएं। दिस इज़ माई गोल। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इंस्ट्रक्शंस मैं स्टूडेंट्स को तो बड़े आराम से दे सकता हूँ और वो मेरी बात मान भी लेंगे, perhaps, शायद, okay, but what to do? We don't have students, we have 100,000 neon atoms. मैं चाहता हूँ कि ये एटम somehow यहाँ से निकल के एक लाइन में जाके लाइन में, अब I like discipline, तो लाइन से इधर उधर भी नहीं हो, एक लाइन में जाएं, जाते जाते एंड में लाइन के बाद अपने अपने मैसेज के अकॉर्डिंग या अपनी अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जिसके 20% है वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, जिसके 30% है वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं, जिसके 40% है वो तीसरी लाइन में खड़े हो जाएं। ये मैं चाहता हूँ, यानी इस तरह की मैं 3 लाइंस चाहता हूँ। ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो गई। अब अगेन यहाँ पे भी एक जोक है। अगेन हमारे जो कंटेंट मैनेजर, आई थिंक ही लव्स ब्लू। आई मीन कुडंट ही फाइंड अनदर कलर। एक डार्क ब्लू है, एक पिंक है और एक लाइट ब्लू है। चले, एनीवे, होपफुली समडे इफ वी कीप ऑन मेकिंग सम जोक्स अबाउट दिस ब्लू कलर तो वो कोई कलर चेंज कर देंगे। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, हम ये कह रहे हैं कि ये एक लाइन में एटम्स आके खड़े हो गए, यानी यहाँ से अपने मैथ, इन सब का एक मैथ है, सेम मैथ है, इसी वजह से ये सेम पैथ फॉलो कर रहे हैं। इन सब पिंक एटम्स का एक सेम मैथ है, इसी वजह से ये सेम पैथ फॉलो कर रहे हैं। और जो लाइट ब्लू वाले हैं इनका एक मैथ है और इस वजह से ये एक डिफरेंट पैथ फॉलो कर रहे हैं। अब ये इतने ओबीडियंट स्टूडेंट तो नहीं है जिस तरह के आप हैं, ये तो एटम्स हैं। हम इनको कैसे एक लाइन में ट्रैवल करवाएं और करवाने के बाद यहाँ से इनको सेपरेट करें, ये हमारा गोल है। इस गोल के लिए हमने देखना है कि हम कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो वो क्या टेक्निक्स हैं? आप देखिए, ये एक सेटअप है, इसके हम इंडिविजुअल प्रोसेस को देखेंगे, बट दिस सेटअप हेल्प्स अस अचीव दैट गोल, द सेम गोल विच आई जस्ट डिस्क्राइब्ड, कि इसकी वजह से ये एटम यहाँ से मूव करना शुरू हो गए हैं और करने के बाद ये अपने मैसेज की बेसिस पे सेपरेट भी हो गए हैं। अब ऑटोमेटिकली तो ये होता नहीं है, हम करते कैसे हैं? सबसे पहले ये हमारे पास जो कंटेनर है इसके अंदर नियोन गैस है,
ये गैस के एटम्स यहाँ से निकल के आए, और अगर ये वेपर्स में नहीं है, ऑलरेडी गैस नहीं है, तो हम इसे वेपराइज करेंगे, इसे गैस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों गैस में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते अब कि ये एटम्स एक दूसरे के करीब हों, हम चाहते हैं ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हों, तो वो गैसियस फॉर्म में एक दूसरे से दूर होते हैं। बट एनीवे, अब हम देखते हैं कि यहाँ से ये एटम्स मूव करना शुरू हुए, यहाँ पर आए, और यहाँ पे हमने उनके ऊपर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करवाई, बम्बार्ड करवाई। तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देगी, यानी अपने साथ ही निकाल के ले जाएगी। अब आपको ये पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, मान लीजिए कि जब भी किसी न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है। तो इस स्टेप के बाद व्हाट डिड वी अचीव? हमने एटम्स को कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव आयंस में। अब हमारे पास पॉजिटिव आयंस हो गए। तो अब पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे? यहाँ से पॉजिटिव आयन चलना शुरू हुए, चलते 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 इधर आ गए। ये इसकी तरफ चलते क्यों आए? क्योंकि इस प्लेट पे हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, और हमें पता है, बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स। वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे वो जितना इन दो प्लेट्स पे हम नेगेटिव चार्ज ज़्यादा करेंगे, उतनी ही इनकी स्पीड तेज़ होगी। जितना ज़्यादा वोल्टेज, उतनी ज़्यादा स्पीड। अब यहाँ से ये चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अब वी आर साइंटिस्ट, एंड साइंटिस्ट्स आर यूजुअली वेरी इंटेलिजेंट। तो हम नहीं चाहते कि ये जाके इस प्लेट पे स्ट्राइक करें और रुक जाएं। हम इनके अंदर होल रखेंगे, एक सुराख रखेंगे, ताकि यहाँ से जो एटम्स मूव कर रहे हैं ये इस प्लेट पे आके स्ट्राइक ना हो, रुक ना जाएं, बल्कि इसके पास से गुजर के आगे चले जाएं लाइन में। अब वो आगे जा रहे हैं, ऑब्वियसली वी हैव अचीव्ड एक्सेलरेशन, हमने उन्हें एक्सेलरेट कर दिया, मूव कर दिया। अब वो मूव करते 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 जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मूव एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे, ऐसे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, या ये जो बात है, ये फिनोमेना कि whenever charged particles move in a magnetic field they start moving in a circular path, ये आप FSC सेकेंड ईयर के फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मान लीजिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। अब वी कैन एक्चुअली डिराइव एन इक्वेशन for that motion, जो circular motion है। Because your book hasn't done that, so we will not do it, but I will give you a hint. I did derive that equation when I was a student. It's very simple, and I will teach you how to do that. Not here, not now, somewhere, some other time. When and where, अभी ये I'll keep that secret, but don't you worry. By the end you complete this course, I will teach you how to derive this equation. But अभी हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि हो क्या रहा है। हमारे पास ये रिप्रेजेंट क्या चीज़ कर रही है। ये M से क्या मुराद है, ये E से मुराद क्या है, यानी what does it stand for, what does it mean। M से मुराद हमारी ये है कि ये mass of atom है, और E जो है रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन आयन। अब ये मैस, ये चार्ज, तो हम इसे मैस टू चार्ज रेशो भी कहते हैं, ठीक है, या इसको रिवर्स कर देंगे तो चार्ज टू मैस रेशो भी कहते हैं। तो ये मैस m/e हो गया। अब नाउ इट इज़ इक्वल टू h²। अब ये h क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इसी तरह ये जो r है, हमने कहा कि जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करते हैं तो दे स्टार्ट द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब हर सर्कुलर पाथ का या हर सर्कल का एक रेडियस होता है, तो दिस आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। और जो कैपिटल ई है, कैपिटल ई रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल ऑन जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स थी उनके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अब आई विल ब्रिंग दैट इक्वेशन राइट हेयर, और पूरा सेटअप भी आपके सामने है। क्या आप बता सकते हैं ये जो कैपिटल ई है ये कहाँ पे अप्लाई होगा, किसकी स्ट्रेंथ है? तो आई विल हेल्प यू। ये यहाँ पर इन दो प्लेट्स के ऊपर ये हम अप्लाई करेंगे। E यहाँ पर आ गया, E का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस इक्वेशन को देख के आप बड़े आसानी से ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है, और वो क्या है कि मैस is directly proportional to radius, या radius is directly proportional to mass, meaning
कि ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिसका जितना ज़्यादा मास है उसका उतना ही बड़ा रेडियस है। I'll say that one more time. You need to pay attention. This is really important. Why is that important? Because when I was student, I was very close to close to making that mistake of getting it wrong. But you don't need to get it wrong. I will help you. I'll give you hint. You need to tell me here कि डार्क ब्लू वालों का मास ज़्यादा है या पिंक वालों का मास ज़्यादा है या लाइट ब्लू एटम्स का मास ज़्यादा है। आपने ये रेडियस को देख के बताना है। एंड दिस इज़ योर योर टेस्ट, योर चैलेंज। तो क्लॉक इज टिकिंग, टेल मी, अदरवाइज आई विल टेल यू ऑब्वियसली। हैव यू बीन एबल टू फिगर इट आउट कि कौन से जो एटम्स हैं वो कौन से रेडियस में ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, तो आई विल शो यू। नाउ यू कैन सी मैंने आपको 3 सर्कल्स दे दिए, तो अब बड़ा इजी हो गया। वैसे भी कलर में उन्होंने, जो हमारे कंटेंट मैनेजर ने कलर में हिंट रख दिया था। डार्क ब्लू मतलब हैवी है, तो उनका रेडियस भी सबसे बड़ा है। और जो पिंक हैं वो डार्क ब्लू से कम मैस है उनका, इसी वजह से उनका रेडियस उससे छोटा है। और जो लाइट ब्लू हैं वो सबसे लाइट हैं, लाइट वेट हैं, उनका सबसे कम मैस है, इसी वजह से उनका जो रेडियस है वो सबसे कम है। एनीवे, तो अब हमने अचीव क्या किया? हमने उनको एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, कि वो मैं उन्हें ऑर्डर करूँ अपने मैथ्स की बेसिस पे जाके अलग अलग वो हो गए। तो अब मैंने काउंट भी तो करना है कि कितने स्टूडेंट्स के कितने % मार्क्स हैं। लाइन में अदरवाइज खड़ा करने का क्या पॉइंट? तो हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ हमने एक इलेक्ट्रोमीटर ले लिया। ये इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर आके एटम्स स्ट्राइक करते हैं या चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, ये उनको काउंट कर लेता है तीनों को। काउंट करने के बाद ये एक ऑब्वियसली कंप्यूटर है, तो ये उनकी एक पीक्स बना देगा हर एक के मैथ्स के अकॉर्डिंग, जिसकी अब आप देख सकते हैं जिसका मैथ्स, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा, जिसका नंबर ज़्यादा, जिसकी अबेंडेंस ज़्यादा, उसकी बड़ी पीक, और जो कम आके स्ट्राइक करेंगे उनकी कम पीक। ये बेसिकली करता है क्या है, ये एवरी टाइम अ चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक्स इट, तो ये एक करंट प्रोड्यूस करता है। तो वो करंट की जो पीक है वो डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा एटम्स वहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो विद दैट हमने अपने सारे स्टेप्स कंक्लूड कर लिए हैं। आई विल रैप इट अप अगेन वेरी स्लोली, वेरी इजीली। यू नीड टू पे अटेंशन। एटम्स थे, अगर वो वेपर्स की फॉर्म में यानी गैशियस फॉर्म में नहीं थे तो वो विल कन्वर्ट दम इनटू वेपर यानी वेपराइज करेंगे। उसके बाद हम उन्हें यहाँ पे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आयनाइज करेंगे। आयनाइज्ड एटम्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे इन नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। नेगेटिव प्लेट्स जो हैं उनमें होल रखे हुए हैं जो इसको स्ट्रीमर के तौर पे काम करते हैं, यानी एक सीधी स्ट्रीम में मूव करवा देंगे। सीधी स्ट्रीम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में गुजरने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमीटर रख देंगे। इलेक्ट्रोमीटर पे जब जैसे जैसे ये स्ट्राइक करेंगे, इस कंप्यूटर में हम उनकी एक पीक ले लेंगे। अब नाउ यू नो आई हैव सेड दिस इनफ टाइम ऑलरेडी कि आई विल ट्राई कि हम आपकी बुक को अगेन एंड अगेन रेफर करें। व्हाई? बिकॉज यू कैन द बेस्ट रिसोर्स यू विल एवर हैव टू गेट द बेस्ट एंड द हाइस्ट मार्क्स इज योर बुक, नॉट दिस ऐप बाय द वे। हम ट्राई करेंगे कि इस बुक की जो छोटे छोटे चीदा पॉइंट्स हैं उनको खोल खोल के आसान करके आपके सामने रिप्रेजेंट करें। लेकिन आई विल इनकरेज यू, आई विल इम्प्लोर यू, आई विल रिक्वेस्ट यू कि you need to pay attention to your book. They can never be a better resource for you. And you know why? For a very simple reason. क्योंकि examiner will not watch this video. He will not watch the mistakes which we have done while making this video. He will watch and hold the book in front of him. And from that book he will set the exam, whether of FSC or entrance exam. तो आपने उसको देखना है। इसीलिए I'll bring back the photograph or the picture which is shown in your FSC book topic, जिसमें हम देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या है। अब ये बुक का वो पेज है या ये वो बुक की डायग्राम है। हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें यही हो रहा है। हमने नियॉन गैस को एक आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर करवाया, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम उस पर फॉल करती है जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं। एंड वो पॉजिटिवली चार्ज आयन एक नेगेटिव ग्रिड की तरफ ट्रैवल करते हैं। उसके बाद स्ट्रीमर हैं जिनके अंदर होल्स है ताकि ये जो
आइंस हैं एक सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर से गुजर के ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू है। एट द एंड देयर इज़ अ डिटेक्टर जो इनकी स्ट्रेंथ को डिटेक्ट कर लेगा। अब एंड में क्या मिलता है हमें, हमारे कंप्यूटर में या डिटेक्टर में हमें क्या मिल गया था, हमें एक ग्राफ मिल गया। वो ग्राफ क्या था, दैट ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मास टू चार्ज रेशो। अब मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनमें सिर्फ मास भी यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्डर टाइम्स में यहाँ पर मास टू चार्ज रेशो हुआ करती थी, और वाई एक्सिस पे हम अबंडेंस यानी उनकी परसेंटेज मेंशन करते हैं जो ग्राफ हम कंप्यूटर से बनाते हैं। तो हमारे पास नियोन के केस में 3 पीक्स बनती हैं। एक पीक बनती है नियोन 20 के सामने, एक पीक बनती है नियोन 21 के, और एक नियोन 22 के। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो नियोन 20 है वो 90.92% है। यानी अगर मेरे पास 1 लाख एटम्स थे तो उन 1 लाख में से 90,920 जो थे वो वाले नियोन एटम थे जिनका एटॉमिक मास वाज 20। तो इनकी ये अबंडेंस हमें ये बता रही है कि ये इतने परसेंट, जितने भी टकराए उनमें से इतने परसेंट जो है वो नियोन 20 थे। और सिर्फ 0.257% यानी 257 एटम्स ऐसे थे जिनका मास 21 था, और 8.82% ऐसे थे जिनका मास 22 था। तो इससे हमें क्लियर आइडिया हो जाता है, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने, नंबर 1 तो हमें ये पता लगा कि कितनी आइसोटोप्स हैं इसके, हर आइसोटोप्स का मास क्या है और उसकी परसेंटेज कितनी है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम बुक में काफ़ी दिए हैं, एक और हम मेंशन कर देते हैं, ब्रोमीन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पीक 79 के अगेंस्ट बनती है, 79 मास एटॉमिक मास के अगेंस्ट, और एक ब्रोमीन 81 है जो कि 81 मास के अगेंस्ट बनती है। तो ये दोनों जो हैं बड़ी सिंपल सी हैं, एक 50.54 है, एक 49.44% के करीब है। सिमिलरली मेरे ख्याल में दिस इज़ इनफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन कि हमारे पास कौन कौन से ग्राफ हैं। अब ग्राफ हमने किया मैस का ग्राफ बनाया। अब ग्राफ को आप स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी वजह से इस टॉपिक का नाम या इस टेक्निक का नाम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, क्योंकि मैस की वजह से हमने ग्राफ्स बना लिए या मैस की वजह से हमने स्पेक्ट्रम्स बना लिए और उन स्पेक्ट्रम को मेजर कर लिया। इस वजह से हम इसे कहते हैं ये मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। तो नाउ देयर इज़ वन मोर thing which you should have noticed. If not, then definitely I will tell you. What is that? आपने नोटिस किया होगा कि I haven't taught about relative atomic mass yet. मैं उसका टॉपिक deliberately skip किया। क्यों? Because the reason is when I was student, I was not able to grasp the idea completely before studying or reading or understanding mass spectrometry कि relative atomic mass क्या चीज़ है। तो बिफोर इवन नाउ मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँ से पहले मैं आपको एक कंपैरिजन की बेसिस बताता हूँ। अब जब भी किसी दो चीज़ किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि वो दो चीज़ें इक्वल हैं। जैसे अब इन फ्रंट ऑफ मी यू कैन सी देयर इज़ अ बैलेंस, देयर इज़ अ वेइंग बैलेंस, ओके, देयर इज़ अ स्केल। तो ये राइट नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल। हाउ कैन आई टेल? बिकॉज ये जो पॉइंटर हैं दे आर मीटिंग एट द सेम पोजिशन। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दे आर मीटिंग एट द सेम पोजीशन। मैं क्या करता हूँ, एक साइड पे कोई चीज़ डालता हूँ, अब पॉइंटर जो हैं वो मिसलाइन हो गए, टेलिंग अस कि द बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी साइड पे भी कुछ डालता हूँ। जैसे ही मैंने दूसरी साइड पे चीज़ डाली, अब आप भी बता सकते हैं, कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये दोनों साइड्स आर इक्वल। अगेन हाउ कैन आई टेल? बिकॉज द पॉइंटर्स आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि पॉइंटर्स आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट। अगर हम वापस अपने एक्सपेरिमेंट पे जाएं, अब ये कुछ स्ट्रीम ऑफ एटम्स है, हम यहाँ से मूव करवा रहे हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में से ट्रैवल करके नीचे जा रही है। मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए मैंने एक नॉब रखी है। मैं इस नॉब को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर सकता हूँ, और जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करता हूँ तो आप देखिए ये स्ट्रेंथ चेंज करने से रेडियस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर आप चाहें तो मैं एक इक्वेशन भी लिख देता हूं जहां से एग्जैक्टली यू कैन फिगर दैट आउट कि मास चेंज करने से रेडियस किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगेन देयर इज़ अ वेरी हिडन कॉन्सेप्ट हेयर विच आई विल टेस्ट
in an MCQ separately और फिर then I will explain that as well. तो अब क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं नियॉन 20 की। नियॉन 20 का एग्जैक्ट मैथ्स मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रैवल करवाते हैं सेम वे में जिस तरह हमने पहले करवाया था। अब नियॉन 20 वाज द लाइटेस्ट, इस वजह से इसका शॉर्टेस्ट रेडियस है। मैं आपको पता है ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं सेम एक्सपेरिमेंट कार्बन 12 के साथ भी करता हूँ। कार्बन 12 का कलर मैंने वहाँ जान के रेड कर दिया, एंड थैंकफुली आवर डायरेक्टर साहब एंड कंटेंट मैनेजर लिसन टू मी एंड डिड नॉट मेक एवरीथिंग ब्लू, तो उन्होंने थोड़ा रेड डाल दिया कलर। अब क्या हुआ कि कार्बन 12 इज स्ट्राइकिंग एट दिस पोजिशन, ठीक है, और नियॉन 20 इज स्ट्राइकिंग एट दिस पोजिशन। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ दोनों चीज़ों को, तो आई एम श्योर यू हैव गेस्ड इट राइट। मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करूँगा इस तरह कि ये जाके मीट हो जाएं एट द सेम पोजीशन। देखते हैं कैसे। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, करते 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 मैं यहाँ तक लाऊंगा, और अब ये दोनों जो हैं एक पोजीशन पे मीट कर रहे हैं। तो बड़ा इजीली व्हाट डिड आई डू एक्चुअली, आई कंपेयर्ड बोथ ऑफ देम। कंपेयर करने की वजह से मुझे पता लग गया कि नियॉन 20 को कितना ज़्यादा मुझे करंट देना पड़ा टू मेक इट फॉल ऑन द सेम पोजीशन एज कार्बन 12। तो अब हम जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन की तरफ, विच सेज कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एलिमेंट और मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। यानी कार्बन 12 के साथ हमने किसी भी एटम को कंपेयर किया, तब हमें उसका मास मालूम हुआ। तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ कार्बन कंपैरिजन, रिलेटिव एटॉमिक मास। और अगर आप स्पेक्ट्रोमीट्री की भी डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो वो भी सिंपल है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इज़ अ डिवाइस जिससे हम किसी भी एलिमेंट या एटम का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।